हेलो 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 उदय 2025 बैच में माय डियर ललूलाल्स का स्वागत है। एक और वेव्स के लेक्चर के अंदर भाई आज रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक तो उदय के लिए कुछ भी रिकॉर्ड करना अच्छा कभी भी नहीं लगता है ना। शायद ये पूरे बैच में मैं दूसरा ही रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं, वो भी मजबूरी में, या तीसरा होगा। अब इतने सारे लेक्चर लिए हैं नहीं पता, 100 से ऊपर लेक्चर ले चुके हैं है ना, तो नहीं पता कि ये तीसरा है कि दूसरा है। लेकिन जब भी करें तो भावना एक सी होती है कि यार काश आपसे लाइव मिल लिए होते तो ज्यादा मजा आता है। बेशक से मैं चैट बंद करके पढ़ाता हूँ, लेकिन तब भी ऐसा फील होता है कि आप लोग मेरे सामने ही हो, है ना। और आपको भी ऐसा फील होता होगा कि मतलब मैं आपके सामने हूँ, तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बीच बीच में चैट ऑन करके आपसे बातें भी हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मजबूरी है भाई, तो रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने टारगेट 13 जनवरी तक का बना के रखा है। हो सकता है ये टारगेट एक आधा दिन डिले हो जाए, यानी 14 हो जाए, क्योंकि मैंने हिसाब लगा के देखा था, बीच में संडे भी है, लोहड़ी की भी मेरे ख्याल छुट्टी रहेगी, नहीं रहेगी तो मतलब कुछ ना कुछ रहेगा ही, है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ और भी रिकॉर्ड लेक्चर करके आपको दे करके जाऊं। जैसे कि हम कल मिलेंगे तो लाइव ही मिलेंगे, लेकिन उसके बाद मैं फ्राइडे को भी एक कोशिश करूंगा लाइव लगवाने की, अगर आपका स्लॉट फ्री हुआ तो। बाकी सैटरडे के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि एक रिकॉर्ड लेक्चर आपको और दे दूं, ठीक है ना। क्योंकि वेव्स अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा चीजें खींचना नहीं चाह रहा, है ना। तो जो डेट अपन ने सोची हुई है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज थी कि भाई 13 मई से बैच स्टार्ट हुआ था, आपको भी ध्यान होगा। 13 मई से लेकर के और ये 13 जनवरी, ये 13 डेट जो है, ये मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसे फिट बैठी है कि भाई 13 जनवरी तक मुझे सिलेबस पूरा कर देना चाहिए, ठीक है ना। एक होता है, एक टीचर को भी खुद को टारगेट देना चाहिए, है ना। खाली बच्चों को ही नहीं सिखाना चाहिए कि तुमको टारगेट बनाने हैं, टीचर को भी ये सीखना सोचना चाहिए कि भाई हाँ, हमें भी कुछ टारगेट सेट करने हैं और वो टारगेट अचीव करने हैं। और समय से पहले बच्चे का सिलेबस हो जाए तो आपके पास भी इनफ टाइम रहेगा अपनी रिवीजन का, अपनी प्रैक्टिस का, अपने सिलेबस को अपने लेवल पर पूरा करने का, बैकलॉग्स क्लियर करने का। क्योंकि 13 जनवरी को अगर मैं सिलेबस खत्म करूंगा तो लगभग एक महीना आपके पास होगा अपना सिलेबस पूरा करने का। मुझे लगता है कि फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक से आप लोग के एग्जाम्स 11th के चालू हो जाएंगे, तो एक महीने का एक सफिशिएंट टाइम होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने बैच को लेट स्टार्ट किया, अपना बैकलॉग पूरा करना चाहते हैं। वो बच्चे जो कुछ कम समझे थे रिपीट पे देखना चाहते हैं, वो बच्चे जिनकी प्रैक्टिस कुछ कम थी वो वापस आकर के लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, नोट्स रिवीजन करना चाहते हैं। एक महीने का टाइम एक इनफ टाइम होता है। तो जब मैं इस बैच की लास्ट क्लास लूंगा तो मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप भी दूंगा, थोड़ा सा प्लान भी दूंगा कि किस तरीके से आपने अब आने वाला टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना, कैसे यूटिलाइज करना है उसको। तो वो लास्ट में बात करेंगे, बिल्कुल जब सिलेबस पूरा खत्म हो चुका होगा, ठीक है जी। तो अभी से मैं क्यों इमोशनल हो रहा हूं अभी तो जरूरत नहीं है इमोशनल होने की, बाद में हो लेंगे, ठीक है। आइए चालू करते हैं फिर, है ना। आज है लेक्चर नंबर 2 वेव मोशन का। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, आज पढ़ेंगे वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, आपको समझना चाहिए कि यहां पर जब वेव चलती है तो दो प्रकार के मोशन चलते हैं। एक तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, तो एक तो उसकी अपनी वेलोसिटी की चर्चा है। दूसरा वेव चलती है तो उसकी अपनी वेलोसिटी की चर्चा है। यहां पर दोनों वेलोसिटियों की चर्चा इकट्ठी होगी, माने दोनों के बीच में हम एक रिलेशन भी देंगे आपको, ठीक है। मतलब आज का लेक्चर आपको प्योरली मैथमेटिकल लेक्चर दिखने वाला है, क्योंकि वेव्स चैप्टर ऐसा ही है जी। फील तो आएगी आपको, ऐसा नहीं कि फील नहीं आएगी, फीलिंग तो हम देंगे, लेकिन मैथमेटिकल पार्ट आपको ज्यादा दिखाई देगा। उसके अलावा स्ट्रिंग में वेव्स कैसे पैदा होती हैं, रस्सी में, स्ट्रिंग मतलब रस्सी हो गया, तार हो गई, रोप हो गई, धागा हो गया, है ना। इनमें कैसे वेव पैदा होती है, वही नाड़ा, वी कॉल इट पापा का नाड़ा, पापा के पजामे वाला नाड़ा, है ना। तो पजामे वाले नाड़े में कैसे वेव्स पैदा होती हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर भी आज चर्चा होगी, है ना। चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम, है ना, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। सबसे पहले वो 4 सवाल जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, एक सवाल ये होमवर्क में दिया था, एक सवाल ये होमवर्क में दिया था, एक सवाल ये होमवर्क में दिया था, और एक सवाल ये होमवर्क में दिया था। 4 सवाल आपको मैंने होमवर्क में दिए थे। आइए फटाफट से होमवर्क डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मैं पहले साइड हो जाता हूं, अभी आप लगाना चाहो तो अभी लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे पता नहीं किया होगा। आलसी एक नंबर के तुम, लल्लू लाल हो सबके सब, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई कर सकते हो आप अभी भी, ठीक है। चलिए, कहता है कि एक ट्रांसवर्स वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है 0.50 मीटर। तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है यहां पर 0.50 मीटर, लेमडा दिया हुआ है यानी वेवलेंथ दी हुई है 1 मीटर, और फ्रीक्वेंसी यानी न्यू दिया हुआ है यहां पर 2 हर्ट्ज,
ठीक है जी। कह रहा है इज प्रोपेगेटिंग इन अ स्ट्रिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब ध्यान से देखना, यहां पे बहुत बड़ा हिंट है बेटा, बहुत बहुत बड़ा हिंट है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। और आपको ये बात पता है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जब भी होती है तो हम लोग ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं, प्लस के एक्स लिखते हैं। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए प्लस के एक्स आता है, और अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती तो ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स आता। कहां के लिए? जब वेव जा रही हो पॉजिटिव एक्स में और जब वेव जा रही हो नेगेटिव एक्स में, तो ये लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है कि भाई जो ऑप्शंस दे रखे हैं नीट ने, ये नीट का सवाल है प्रीवियस ईयर का, जो ऑप्शंस दे रखे हैं नीट में वो दे रखा है के एक्स पहले ओमेगा टी बाद में। और अगर आप गूगल पर करके देखोगे, गूगल पर डाल के देखोगे वेव की क्वेश्चन क्या होती है, तो आपको के एक्स पहले दिखाएगा, ओमेगा टी बाद में दिखाएगा। मैं आपको बता दूं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा है तो भी वही बात है, अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखा है, मैं अभी करके दिखा भी दूंगा, मैं बना के दिखा दूंगा आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी एक ही बात है, ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी एक ही बात है। तो बेटा अगर ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। ऐसे यहां पर भी ये तो आपको पता ही है, प्लस हो रहा है तो इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। लेकिन माइनस में भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सही बताऊं तो माइनस में भी फर्क नहीं पड़ता है। ओमेगा टी माइनस के एक्स भी वेव पॉजिटिव जाना और के एक्स माइनस, बस इतना समझो, छोड़ दो, टेंशन लेना छोड़ दो। आप बस मुझे बताओ क्या बीच में माइनस का साइन है? अगर है तो वेव पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यहां भी बीच में। अब के एक्स और ओमेगा टी के बीच में देखना है आपने, आगे से ध्यान रहेगी ये बात, नोट कर लेना अपने नोट्स में। ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो वेव पॉजिटिव जा रही है, बीच में प्लस का साइन आ रहा है वेव नेगेटिव एक्स जा रही है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बीच में पॉजिटिव साइन, बीच में नेगेटिव साइन की सारी कहानी है, ठीक है जी। ये क्या हो गया, भूत कहां से आ गया? ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ, क्या कह रहा है, नेगेटिव एक्स जा रही है, नेगेटिव एक्स जा रही है तो क्या नेगेटिव साइन होना चाहिए? नहीं, पॉजिटिव साइन चाहिए अपने को, है ना। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब अपने को क्या चाहिए, हमें या तो के एक्स प्लस ओमेगा टी चाहिए या ओमेगा टी प्लस के एक्स चाहिए, है ना। अब रिजेक्ट कर दो उन ऑप्शंस को जहां जहां नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, आंसर इज बी। खत्म, कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना। देखना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, समझ में आया? समझ में आया? तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहां माइनस यहां नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी होता तो प्लस एक्स की तरफ जा रहा होता, ये नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। बेटा आंसर क्या है? बी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नीट 2013 का सवाल लिखा हुआ वहां पे, एक वेव है जो ट्रेवल कर रही है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सबसे बड़ा हिंट पॉजिटिव एक्स का, आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एक्स की तरफ अगर ट्रेवलिंग हो रही है तो बेटा जी या तो के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा या फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, माने बीच में माइनस का साइन आएगा के एक्स और ओमेगा टी की दोनों टर्म्स के बीच में नेगेटिव साइन होना आवश्यक है ना। अब चेक कर लेते हैं आगे कहानी क्या है ना। आपने अगर सॉल्व अभी तक नहीं करा तो करो, अभी करो, पॉज करके करो। चलिए, किया है सॉल्व। वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब बीच में माइनस का साइन आना चाहिए, ठीक है जी। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्लस का साइन आ रहा है, यानी ये रिजेक्ट हो गया। बाकी तीन अपन सेलेक्ट करते हैं, ये भी सेलेक्ट, ये भी सेलेक्ट, ये भी सेलेक्ट, ये तीनों सेलेक्टेड है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, कह रहा है हैविंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी एम्पलीट्यूड जो है अलोंग वाई डायरेक्शन एज 1 मीटर। तो 1 मीटर का एम्पलीट्यूड है ऐसा बोल रहा है, एम्पलीट्यूड 1 मीटर का है ऐसा बोल रहा है। तो ये देखो यहां लिखा हुआ y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए साइन के एक्स। ए क्या है, वनी तो है, ए वनी तो है, यहां भी वनी है, यानी एम्पलीट्यूड से अपने को कुछ पता नहीं चल पाया, एम्पलीट्यूड से हम लोग ऑप्शंस को रिजेक्ट नहीं कर पाए, है ना। ऑप्शन रिजेक्शन कर रहा है ना अभी, तो ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड, तो हम एलिमिनेट एम्पलीट्यूड के बस पे नहीं कर पाए,
ठीक है जी, तो छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। वेवलेंथ देखो जरा, वेवलेंथ कह रहा है 2 पाई मीटर है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/पाई हर्ट्ज है। अब करते हैं कहानी आगे की। देखो आपको पता है यहां पर वेवलेंथ यानी लेमडा इसने दिया हुआ है 2 पाई, ठीक बात है ना। अच्छा आपको पता है जो के होता है हमारा के, वो होता है 2 पाई बाय लेमडा। हाँ सर सही बात है। तो एक काम करो, लेमडा उठा के यहां रख दो एक बार, ये आ गया 2 पाई बाय 2 पाई, कटा कटा तो 1 आ गया, यानी के की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी एंगुलर वेव नंबर 1 है। तो के एक्स जहां भी लिखा होगा वो 1x होगा, के एक्स जहां भी लिखा होगा वो 1x होगा, के एक्स जहां भी लिखा होगा वो 1x होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तभी तो एक्स है यहां पर। लल्लू लाल सोच और देख देख, यहां पे क्या, यहां पे 2 पाई एक्स है, के नाम पे यहां पे 2 पाई है, के नाम पे यहां पे 10 पाई है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, आंसर इज ए। ऐसे करना है, आया समझ में? नीट का सवाल है यार, इक्वेशन पहचाननी है आपको, क्या नहीं कर सकते? ठीक है, आया समझ में, है ना। के की वैल्यू 1 है। आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी क्यों दी हुई है? दी हुई है, लगा के देख लो, यही बनेगा ऑप्शन, यही बनेगा ऑप्शन। मेरा तो काम चल गया, मेरा तो काम कैसे ही चल गया, मैं क्यों फ्रीक्वेंसी पे मत्था मारूं अपना, मैं क्यों मत्था मारूं, मेरा तो काम एंगुलर वेव नंबर से चली गया ना भाई। अगर ये भी कहीं ऑप्शन के साथ मिल रहा होता फिर मुझे फ्रीक्वेंसी पर आना पड़ता, फिलहाल ऐसा नहीं है ना। तो एक आसान सवाल था ये, चलिए इसको ट्राई करिए बेटा। 2009 का सवाल है भाई, AIPMT, करो जल्दी से फटाफट से। चलिए मैं करता हूं। कह रहा वेव इन अ स्ट्रिंग हैज एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, यानी एम्पलीट्यूड हो गया 0.02 मीटर। गलत तो नहीं कह रहा भाई? 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, 0.02 मीटर। कोई रिजेक्ट हो या नहीं? कोई रिजेक्ट नहीं हुआ भाई, कोई रिजेक्ट नहीं हो पाया। देखो 0.02 मीटर, कोई फायदा नहीं हुआ एम्पलीट्यूड का, फुद्दू काम था ये तो। वेव ट्रेवल्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ जी पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी के एक्स माइनस ओमेगा टी मिले या ओमेगा टी माइनस के एक्स मिले, हम इसकी तलाश करते हैं। करे तलाश। ओहो 2 रिजेक्ट हो गए ऑप्शन। देखो माइनस चाहिए था, यहां प्लस है, रिजेक्टेड। माइनस चाहिए था, यहां प्लस है, रिजेक्टेड। अब ए और सी में लड़ाई बची, देख रहे हो ऐसे होता है, ऐसे होता है सवाल। ए और सी में अब लड़ाई बची है, ठीक है ना। कह रहा है एक्स एक्सिस विद स्पीड, इतना स्पीड दी हुई है। इट इज नोटेड दैट 5 कंप्लीट वेव्स फिट इन 4 मीटर लेंथ। ये सुनो ये सुनो, ये बढ़िया चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। कह रहा है 5 कंप्लीट वेव्स फिट हो जाती हैं 4 मीटर की लंबाई में। कहना यह चाह रहा है कि भाई ऐसा मानो कि ये लेंथ 4 मीटर की है, ठीक है, और इसके अंदर 5 वेव फिट होती है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 वेव फिट हो जाती है इसमें, ठीक है जी। 5 वेव्स फिट हो जाती हैं और 4 मीटर की लेंथ में ऐसा हो जाता है, ठीक। अच्छा मुझे बताओ 4 मीटर की लेंथ में अगर 5 वेव फिट हो रही है तो कितने लेमडे आ रहे हैं, कितने लेमडाज ऐड हो रहे हैं? तो सर ये हो गया 1 लेमडा, ये हो गया दूसरा लेमडा, ये हो गया तीसरा लेमडा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। बोलो हाँ या ना बेटा? लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, लेमडा 5। कितने लेमडा? 5 लेमडा। 5 लेमडा 4 मीटर के बराबर है, तो लेमडा आ जाएगा 4/5। ओ माय गॉड सर लेमडा ले आए? हाँ ले आए। तो क्या एंगुलर वेव नंबर लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं भाई। लेमडा आ गया 4/5 मीटर आ गया। क्या यहां से एंगुलर वेव नंबर निकाल लूं, उससे किसी की पहचान हो जाएगी क्या? लेट अस सी, लेट अस सी। के होता है 2 पाई बाय लेमडा, सही बात? हाँ सर सही बात। लेमडा उठा के यहां रख दे बेटा, चल चल कर कर फटाफट कर। 2 पाई बाय 4/5, 5 चला गया ऊपर तो 10 पाई आ गया, 10 पाई बाय 4 काटा तो 5/2, ठीक है जी। और ये 3.14 होता ना, हाँ, और 2.5 से इंटू कर रहे हैं, यानी 3 दूनी 6 में और आधा जोड़ दिया, यानी लगभग 7 से ऊपर थोड़ा बहुत आंसर आएगा। 7 से ऊपर आंसर यहां बन रहा है सी। ए तब भी नहीं हो सकता, 15 थोड़ी चला जाएगा, 15 थोड़ी चला जाएगा। ये वैल्यू 5/2 क्या 15 चली जाएगी क्या? नहीं जा सकती, ठीक है ना भाई। तो kx जो है, जो k है वो 7.85 के आसपास आएगा, आप चेक करके देख लेना भाई, ठीक है जी। 5 ऊपर चला गया, 10/4 तो 5/2 पाई, 5/2 पाई, ठीक है जी। 5/2 पाई लगभग 8 के आसपास आएगा, जो कि 7.85 के नजदीक बैठ रहा है। अपन सी को टिक मारेंगे सेफली और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
हाँ जी, आइए इसको ट्राई करिए। 2001 का सवाल भाई, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस 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 दिस, ठीक है ना। देन द वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी, क्या होगा। आप एक काम करो, आप इस वेव को बस मेरे साथ साथ ऐसे लिख लो, 10⁴ साइन 100t माइनस एक्स अपॉन में 100, ऐसे ही, और एक्स अपॉन में 10, सॉरी एक्स अपॉन में 10, ऐसे ही लिखा है ये, इसको ऐसे ही लिखा है, हाँ ठीक है। अच्छा, क्या ये ठीक है? कैसे लिखते हैं हम किसी भी वेव की क्वेश्चन को? हाँ सर ऐसे ही लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अच्छा, कंपेयर कर ले, दोनों को कर लो, y से y कंपेयर, a जो है वो इतना है, साइन से साइन कंपेयर, ओमेगा 100 है, t है, माइनस माइनस है, x है, और k जो है वो 1/10 है ना, k इज 1/10, यस और नो, चेक कर लो, है ना, चेक कर लो, k क्या है ना, यहां 1/10 होगा, वही तो x से 1/10 ही तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, लल्लू कहीं के 1/10 x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1/10 ही तो k हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो हुआ। अब ओमेगा, ओमेगा क्या है? 100 है, ओमेगा भी यहां पे दिया हुआ है 100, 100, ठीक है। आपसे वेव वेलोसिटी पूछी है, बेटा वेव वेलोसिटी क्या ओमेगा बाय के नहीं होती? याद है फॉर्मूला, कल ही करवाया था इसको। ओमेगा की वैल्यू उठा रख दे 100, के की 1/10, ऊपर वेज 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है वेव भाई, बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज, बहुत जोरों से। क्या जी, क्लियर है बात? आया समझ में कि नहीं? पूरा पूरा आया, पक्का पक्का आया, ठीक है। आइए अब वो बात कर लेते हैं कि जो बच्चे सोच रहे थे कि सर ये आपने हमको झूठ बका दिया, यह तो सर जी आपने कतई झूठ बका दिया कि ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी एक का बात है। ये एक ही बात है बेटा, अलग अलग बात नहीं है ये। कैसे? आओ देखते हैं इस चीज को, ठीक है ना। आओ, है ना, घबरा गए लगता है मुझे, ठीक है ना। देखो घबराओ नहीं, आपको इतना पता है ना कि जनरली साइन वेव की इक्वेशन जो होती है, ट्रेवलिंग वेव की साइन की इक्वेशन जो होती है वो ऐसे लिखी जाती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, माइनस के एक्स प्लस फाइव, यही था। फाइव नॉट ले ले चल, इनिशियल फेज, ठीक है। अच्छा, सपोज कर अगर मैं इसके अंदर फाइव 90 पुट करता हूं, तो वैसे मैंने आपको करके दिखाया था, 90 मैंने पुट करके दिखाया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से देख, मान ले मैंने 90 पुट करा यहां पर, तो देख इसको, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस में 90, दिस इज 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसको सिंपली आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें तो कोई शंका नहीं है, क्या ये वेव की इक्वेशन नहीं है क्या? अरे है, फाइ पे डिपेंड कर रही है सारी कहानी, ये फाइ की वजह से चेंज आ रहा है, लेकिन क्या इसको हम वेव इक्वेशन कहना बंद कर देंगे क्या? क्या ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं कहलाएगी क्या? ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना। अगर ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है और फाइ केवल 90 आगे शिफ्ट कर दिया हमने, फेज चेंज कर दिया, मान लो इनिशियल फेज हमने कुछ और ले लिया, तो इसका मतलब क्या वो वेव नहीं रही क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है, ये भी वेव की इक्वेशन है यार, कॉस के टर्म्स में लिखी गई है, क्या साइन कॉस को अपन चेंज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं यार, कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जनरली इक्वेशन को साइन के फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए, ठीक है ना, लेकिन कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं फाइ नॉट की वैल्यू 180 डिग्री डाल दूं, भाई कुछ भी वैल्यू हो सकती है फेज की, तो 0 से लेके 360 के बीच में कुछ भी वैल्यू डल सकती है, फिर 0 फिर रिपीट हो जाएगी, 360 मतलब 0 ये फिर से आगे वही रिपीट चल पड़ेगा, फिर 90 180 270 360 90 180 270 360 90 180 273 ऐसे चलता रहता है, ठीक है नहीं। तो अगर हम यहां पर 180 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 180 डिग्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी कभी साइन 180 प्लस थीटा होता है, क्या 180 के अलोंग कुछ भी चेंज होता है? नहीं, साइन का साइन ही रहता है। पहली बात तो ये हो गई, है ना, पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री वाली ये हो गई कि साइन का साइन ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी ओमेगा टी
माइनस के एक्स ऐसा ही लिखा जाएगा। लेकिन 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 साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुस जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यानी आपको बाहर एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा होता है। माइनस साइन थीटा इज साइन माइनस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है अगेन, ठीक है। तो ये माइनस का साइन अंदर घुस जाएगा बेटा, और जब ये माइनस का अंदर घुस जाएगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन, माइनस आया ओमेगा टी के साथ तो ओमेगा टी बन गया माइनस, और माइनस माइनस प्लस के एक्स। ओमेगा टी माइनस के एक्स भी इक्वेशन है और के एक्स माइनस ओमेगा टी भी इक्वेशन है। बस आपने इतना चेक करना है कि बीच में माइनस है कि प्लस है। अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी के बीच में माइनस का साइन है, के एक्स माइनस ओमेगा टी के बीच में माइनस का साइन है, तो भाई साहब वेव पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही होगी। अगर 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 नेगेटिव साइन है तो वेव पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और पॉजिटिव साइन है तो वेव नेगेटिव की तरफ जा रही है। वही कहानी जो कल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी। तो ध्यान रखना, के एक्स माइनस ओमेगा टी हो तो भी वही बात है, और ओमेगा टी माइनस के एक्स हो तो भी वही बात है, बस फेज का शिफ्ट होता है, फेज आगे जाकर के शिफ्ट हो। मतलब ये वाली वेव ऐसे स्टार्ट हो रही है, अगर देख ये वाली वेव अगर ऐसे स्टार्ट हो रही है यहां से, है ना, तो ये वाली वेव ऐसे स्टार्ट होगी, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 180 का फेज शिफ्ट, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इसी को कहते हैं, ठीक है। तो टेंशन ना लेना, एक ही चीज है ये और ये। देखो ये भी वेव की इक्वेशन ही है ना, ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है, ये तो है ही ट्रेवलिंग वेव की जनरल इक्वेशन, है ना। और ये भी कॉस के फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, कोई समस्या है? वो भी तो साइनोसॉइडल ही है, वो भी तो साइनोसॉइडल ही है, समझ गए ना। तो टेंशन तो नहीं लोगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी को एक ही बात मानोगे, ठीक है। आगे बढ़ूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए ट्रेवलिंग वेव की कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ट्रेवलिंग वेव की कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं, एक दो ही प्रॉपर्टी, ज्यादा नहीं है ना, और एक सी ही बात कह रही है, भी कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है ना। देखो कह रहा है कि ऑल पार्टिकल्स ऑन द वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड ए एट डिफरेंट टाइम्स। बोले तो समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया सर, ये क्या कह दिया सर जी, यो क्या कह दिया? एक सेकंड रुक जाए यार, लोन वालों का फोन तंग करते रह रहे हैं। हाँ जी, चल देख सुन, ऑल पार्टिकल्स ऑन द वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड ए एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब क्या है बात का? मतलब बात का ये है कि भाई अगर ये वेव है ना, देखियो ध्यान से, अगर ये एक वेव है ना, तो यहां पर कई सारे पार्टिकल होंगे, है ना। ये होगा पार्टिकल 1, ये होगा पार्टिकल 2, ये होगा पार्टिकल 3 जो एकदम टॉप पर है, ये होगा पार्टिकल 4, ये होगा पार्टिकल 5, पार्टिकल 6, पार्टिकल 7, पार्टिकल 8, पार्टिकल 9, है ना। जब वेव इस तरफ को बढ़ रही होगी, ऐसा सोच कि वेव इस तरफ को जा रही है, इस तरफ की वेव की वेलोसिटी है, इधर को वेव जा रही है, तो ये बताओ क्या हर पार्टिकल अपने अपने एंड पर एसएचएम कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। ये 1 है, अभी कहां पर है? अभी ओरिजिन पर है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि ये ऊपर नहीं जाएगा, क्या इसकी बारी नहीं आएगी? ध्यान रखना भाई, हर कुत्ते का दिन आता है, एवरी डॉग हैज इट्स डे, सुना है ना, कहावत है, कहावत है, हर कुत्ते का दिन आता है। ऐसे ही सोचो, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आता है हर कुत्ते का जैसे दिन आता है, ऐसे ही हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जरूर आएगा। एक ट्रैवलिंग वेव की प्रॉपर्टी है ये, एक ट्रैवलिंग वेव, एक चलती वेव की प्रॉपर्टी है कि हर पार्टिकल को मौका मिलेगा एक ना एक बार ऊंचाई छूने का जिंदगी ये मौका सबको देती है, इंसानों को भी देती है ऊंचाई छूने का मौका, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। तो ऊंचाई छूने का मौका जिंदगी सबको दिखाएगी, एक ना एक दिन सबको दिखाएगी, भरोसा रखना जिंदगी पर, जरूर एक ना एक दिन ऊंचाई आप सभी के जीवन में आने वाली है ना। एवरी डॉग हैज इट्स डे, नहीं मैं तुमको नहीं कह रहा डॉग, लेकिन इंसान भी कोई कुत्ते से कम नहीं है, बदतर ही है, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, लेकिन आप तो भी बच्चे हो, आप तो प्यारे प्यारे बच्चे हो, लल्लू लाल हो आप तो भी, है ना। तो देखो 1 पार्टिकल अगर है, फिलहाल ये कहां पर है? मीन पर, और थर्ड पार्टिकल को देखो फिलहाल ये कहां है? एक्सट्रीम पर, यानी ये अपने एम्पलीट्यूड पर है। ऐसे ही 7 नंबर पार्टिकल भी देखो, ये भी अपने कहां है? नेगेटिव एम्पलीट्यूड, यानी नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा ये पार्टिकल, है ना। लेकिन एक समय आएगा जब ये 0 हो जाएगा, यानी मीन हो जाएगा, और ये जो 9 वाला पार्टिकल है ये अपना एक्सट्रीम छुएगा।
फिर 8 अपना एक्सट्रीम छुएगा, फिर 7 भी एक्सट्रीम छुएगा पॉजिटिव वाला, फिर 6 एक्सट्रीम छुएगा, फिर 5 छुएगा, फिर 4, फिर 3, यानी सबके दिन आने हैं। वो कल एनिमेशन दिखाया था ना मैंने आपको, हर पार्टिकल ऊपर जा रहा था, हर पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड तक जा रहा था, जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना जाए। समझ गए ना? तो यही लिखा हुआ, ऑल पार्टिकल्स ऑन द वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड ए एट डिफरेंट टाइम्स। ये नहीं होगा कि सब के सब एक साथ एम्पलीट्यूड छू जाए, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे बताओ, सब के सब एक साथ छू जाए तो फिर तो वेव ऐसी हो जाएगी, देखियो, फिर तो वेव ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी वेव। ये कोई वेव है? सारे पार्टिकल एम्पलीट्यूड छू गए, सारे पार्टिकल ही टॉप पे चलेगा ना, ये रहा पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे यहीं आ गए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, फिर तो वेव ही ना रही वो। तो वेव अगर रहनी भी है तो हर पार्टिकल का दिन आएगा, समझ गए ना? हर पार्टिकल का टाइम आएगा, लेकिन सेम टाइम पर सब एम्पलीट्यूड नहीं छूते हैं। कुछ पार्टिकल्स छूते हैं, कुछ पार्टिकल मीन पर होते हैं, कुछ पार्टिकल बीच में लटके होते हैं, सबका अपना अपना टाइमिंग है, सबका अपना अपना टाइमिंग का खेल है। समझ गए? मुश्किल तो नहीं लग रही है चीज समझने में? ठीक, दूसरा समझो, ऑल पार्टिकल्स विल परफॉर्म ऑसिलेशन। मैंने बोला था ना, हर पार्टिकल एसएचएम करेगा, हर पार्टिकल एसएचएम करेगा, बट आर इन डिफरेंट फेज। कोई ऊपर जा रहा होगा तो कोई नीचे जा रहा होगा, कोई नीचे से मीन की तरफ आ रहा होगा, कोई ऊपर से मीन की तरफ आ रहा होगा। क्या ऐसा ही है कि नहीं? है ना? कोई जीरो से उठ करके एक्सट्रीम छू रहा है, कोई एक्सट्रीम से जीरो जा रहा है, कोई जीरो से नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहा है, कोई नेगेटिव एक्सट्रीम से जीरो, यानी हर किसी का समय अलग चल रहा है भाई। कंपेयर नहीं कर सकते हम एक दूसरे को, है ना? इंसानों को भी इस चीज से सीखना चाहिए। मैं खाली पार्टिकल्स और एसएचएम और वेव सिखाने नहीं आया, मैं जिंदगी भी सिखाने आया हूं फिजिक्स के माध्यम से कि भाई हर व्यक्ति का अपना समय है। इसलिए किसी को भी बुरा ना कहना कि भाई ये देख, ये तो गरीब रह गया, इसने तो अपना घर नहीं बनवाया आज तक, इसकी तो भाई खेती नुकी पड़ी रह गई, है ना? तो ऐसे ऐसा बोलते हैं, बातें चलती हैं ऐसे, है ना? घरों में या आस पड़ोसों में कोई आकर के आंटियां बैठ के यूं बातें कर रही होती है, बूढ़े बैठ के यूं बातें कर रहे होते हैं चौपाल में, है ना? तो ये इन बातों से बचना चाहिए, ये गॉसिपिंग है, ये गॉसिपिंग है, क्योंकि अपने को नहीं पता कि उसका दिन कैसे चल रहे हैं, अपने को नहीं पता उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, अपने को नहीं पता उसकी उसकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सोशल स्थिति कैसी है। ठीक है ना? हमारी ठीक है तो हम माचे ज्यादा, है ना, हम ज्यादा माच मचाएं कि भाई ना जी ना, हम तो ये है जी, हम तो वो हैं। हर कुत्ते का दिन आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो आज अगर चढ़ाई है तो कल उतराई भी होगी, इसलिए हम्बल रहना चाहिए हर सिचुएशन में, चहकना नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक है? तो ये सिखाती है अपने को, हमको वेव ये बात सिखाती है ना, कि जिंदगी भी ऐसी ही है ना? आज हम अपने लो पर हैं, पर डरना नहीं, जिंदगी खत्म नहीं होती है। अब लो पर होने से जिंदगी का पार्ट है लो होना। लो फेज हर किसी ने देखा है, किसने नहीं देखा? अलग सर ने नहीं देखा क्या? मैंने नहीं देखा क्या? सबने देखा है, लेकिन आपको किसी की स्टोरी पता नहीं है। आपने नहीं देखा क्या? आपके भी अपने लोज है लाइफ में, और अभी आगे लाइफ बढ़ेगी तो लोज भी आएंगे और लोज आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप खुश हो, आज आपको चीजें बढ़िया से समझ में आ रही हैं तो कल कॉलेज में जाकर के भी आपकी एकेडमिक स्थिति यही रहने वाली है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वहां पर अलग टाइप का तनाव हो, लेकिन क्या ये तनाव आने से, क्या ये टेंशन आने से, क्या ये बर्डन आने से, क्या ये स्ट्रेस आने से हम अपनी जिंदगी को सोच ले कि बस भाई मेरी जिंदगी तो खत्म है यहीं पे? ऐसा नहीं है। तनाव आना, स्ट्रेस आना, प्रॉब्लम्स आना, ये जिंदगी का ही हिस्सा है, और चढ़ाई भी आएगी, ठीक है ना? एक पंजाबी में गाना था, मैं बचपन में बड़ा सुनना करता था, और ये उसी टाइम सुना करता था जब मैं भी अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। उस टाइम जेई नहीं होता था, ए ट्रिपल ही होता था। तो लेकिन हाँ, स्ट्रेस हर बच्चे को फील होता है ऑब्वियसली। तो आपके भी जिंदगी में वो वाला टाइम आने वाला जब आप 12वीं में जाओगे, 12वीं थोड़ी सी आगे निकल चुकी होगी, फिर कुछ टाइम रह जाएगा आपकी 12th खत्म होने में, तो स्ट्रेस डेवलप होना चालू हो जाएगा। यार 12वीं खत्म हो रही है, स्कूल खत्म हो रहा है, मजे खत्म हो रहे हैं, अब तो कुछ करना है भाई जिंदगी में, क्योंकि घर वाले बोलेंगे भाई क्या, कौन सा कॉलेज, कोई प्लेसमेंट लायक कॉलेज है, कोई नौकरी लायक कॉलेज में हुआ एडमिशन, क्या करने वाला है 12वीं के बाद, सोचा है सीयूईटी देगा, एनडीए देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब चीजें आनी चालू होने वाली है आपकी जिंदगी में, ठीक है जी? तो मैं एक गाना सुना करता था ऐसे सब स्ट्रेस से बचने के लिए, बच तो नहीं सकते, बस उसको मैनेज करने के लिए। स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती हैं लाइफ में, ध्यान रखना, प्रॉब्लम सिर्फ मैनेज होती हैं। ये सच बात बता रहा हूं आपको मैं, प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होती है जीवन में, प्रॉब्लम्स हमेशा मैनेज होती हैं। आपको मैनेजर बनना पड़ता है, यू हैव टू बी अ गुड मैनेजर ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ध्यान रखना, ठीक है? तो घबराना नहीं,
मैनेजर अच्छे बनना, मैनेज करना सीखना, दूसरों से पूछना, टीचर से पूछना, फ्रेंड से पूछना, बड़े भैया दीदी से पूछना, पापा मम्मी से पूछना, दादा दादी से पूछना, चाचा चाची से पूछना, बड़े लोगों से पूछना कि ये दिक्कत आ रही है, इसको कैसे हैंडल करूं मैं। वो अपने तजुर्बे से आपको कुछ कुछ सिखाएंगे। फिर आप सोचना कि भाई ये चीज मैं अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं कि नहीं कर सकती हूं। ठीक है ना। आए दिन सुनने में आता रहता है डाइवोर्सेज हो रहे हैं आजकल, देखो बड़ा कॉमन सा है, डाइवोर्सेज हो रहे हैं, उसके बाद सुसाइड्स हो रहे हैं। डिवोर्स केस चल रहा है, सुसाइड हो गया, बच्चे सुसाइड कर दे रहे हैं, लड़कियां सुसाइड कर रही हैं लड़कों के चक्कर में, लड़के सुसाइड कर रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। उन्हें लगता है भाई जिंदगी तो बस फ्री में मिली थी, जैसे मिली थी वैसे ही हमने दे दी। ऐसा थोड़ी ना है। आपको जिन्होंने पैदा किया, आपको आपको जिन्होंने बड़ा किया, खाद पानी डाला, सोचा कि भाई ये एक फसल ऐसी बनेगी जो हमारा देश का, गांव का, मोहल्ले का, देश का नाम रोशन करेगी, समाज का नाम रोशन करेगी, समाज में कुछ भलाई लेकर के आएगी, एक ऐसे उद्देश्य के साथ कि भाई परिवार का सहारा बनेगा मेरा बेटा, है ना, या बाप का नाम रोशन करेगी ये लड़की, है ना। ऐसे करके आप लोग को पाला जाता है, बड़ा करा जाता है ना। और आप लोग मतलब अकारणों से या फालतू के कारणों से जिंदगी को खत्म कर लेते हैं, स्ट्रेस में आकर के, परेशान होकर के। एवरी स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड भाई, हर स्ट्रेस मैनेज हो सकता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको, जिसने लोज ना देखे हो अपने जीवन में, जिसने अपने जीवन में डाउनफॉल ना देखा हो सबने देखा है। ठीक है ना, सबने। आपका भी आएगा, इसलिए वेव बनना। ठीक है, टाइम आएगा, टाइम की वेट करना, आएगा जरूर, है ना। तब तक पार्ट बने रहो इस जर्नी का, है ना। हमेशा सुखद जर्नी होगी ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा हैप्पी हैप्पी चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। शरीर है तो दुख और सुख दोनों जुड़े रहेंगे। देखो भाई, गर्मी लगती है ना, लगती है, ठंडी भी लगती है, लगती है, सुख आता है, आता है, दुख आता है, आता है, टेस्ट अच्छा भी लगता है, टेस्ट खराब भी लगता है ना। खेलते कूदते भी हैं, बीमार भी पड़ते हैं, है ना। सारी चीजें झेलनी पड़ती है ना। तो फिर जीवन के बड़े से बड़े सुख झेलना चाहते हो तो बड़े से बड़े दुख झेलते क्यों नहीं हो। बड़े से बड़े दुख झेलना भी सीखना है, समझ गए। ठीक है आज थोड़ा सा आरडीएक्स सर जो है वो लाइफ कोच जैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, करनी पड़ती है, कभी कभी सिखाना पड़ता है बच्चों को। ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई, है ना। तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना, जिंदगी में आएगा, जरूर आएगा, सभी का आएगा, है ना। हर कोई एम्पलीट्यूड पर नहीं रहने वाला कभी कभी नेगेटिव एम्पलीट्यूड पर भी आना पड़ेगा, कभी कभी मीन पर भी आना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ऐसा ही होता है हर पार्टिकल के साथ, यही लिखा भी हुआ है, ऑल पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेशन बट आर इन डिफरेंट फेज विद ईच अदर। सबके सब एक साथ सेम फेज पर रहे ऐसा नहीं हो सकता, सबके सब एम्पलीट्यूड पर रहे, क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। ठीक है ना। आपके 10 दोस्त होंगे, 5 दोस्त होंगे, क्या पांचों के मार्क्स बराबर आते हैं? नहीं। क्या पांचों के पांचों घर से इक्वली सुखी हैं? नहीं। क्या पांचों के पांचों से एक्सपेक्टेशन घर वालों की एक ही है? क्या नहीं। क्या पांच के पांचों की हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है? क्या नहीं। क्या पांच के पांचों को कोई कमी या कोई दुख या सबको पूरा पूरा सुकून, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता, है ना। इसलिए किसी को बुरा ना बोलना कभी भी, उसकी स्थिति को देख करके। ठीक है ना, कि इसने कपड़े कैसे पहने, इसने जूते कैसे पहने, फटेला, कटेला, सटेला, हटेला, क्या 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 बोलते हैं, है ना। तो नहीं बोलना, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके ऊपर अभी फिलहाल क्या बीत रही है। उसके भी दिन आएंगे और आपके भी हो सकता है वो दिन आ जाए, है ना। यही लिखा हुआ है, ऑल पार्टिकल्स विल परफॉर्म ऑसिलेशन बट आर इन डिफरेंट फेज विद ईच अदर, दे डू नॉट अटेन देयर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एट द सेम टाइम। सबके सब अमीर बन जाए, बहुत बहुत करोड़पति अरबपति बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सबके सब रंक बन जाए एक साथ, ऐसा भी नहीं हो सकता, समझ गए ना। हर किसी का अपना सुख का टाइम, दुख का टाइम आता है ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि सबके सब एक साथ मिनिमम वैल्यू भी अटेन नहीं कर सकते, सबके सब एक साथ मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन नहीं कर सकते, सबके सब एक साथ जीरो वैल्यू भी अटेन नहीं कर सकते। कोई +1 पर होगा, कोई -1 पर होगा, कोई 0 पर होगा, किसी के ऊपर कर्जा चल रहा होगा, कि किसी के घर धन धान्य के भंडार से भरे हुए होंगे, ठीक है जी, किसी का ठीक ठाक चल रहा होगा, मिडिल क्लास टाइप जीवन। तो ये होता है, ऐसा, यही जिंदगी है। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में रिश्ता कैसे निकालना है आपने, रिलेशन कैसे निकालना है आपने। आइए इसको सीखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में अंतर क्या है, कौन सी वेव वेलोसिटी, कौन सी पार्टिकल वेलोसिटी की यहां पर चर्चा है। मैं आपको डायग्राम से सिखाता हूं, जरा डायग्राम देखना, जरा डायग्राम देखना। देखो यार, अगर ये कोई वेव है,
है ना, कलर दूसरा लेते हैं, इसमें अलग अलग कलर लेके ही मजा आता है वेव वाले चैप्टर में तो, है ना देखो ये एक वेव आपने बनाई, ट्रांसवर्स वेव बनाई। अब देखो हर पार्टिकल जो भी यहां से उठ के यहां तक पहुंचेगा, है ना, या फिर यहां से यहां पहुंचेगा, या फिर यहां से यहां पहुंचेगा, उसकी हर एक की अपनी स्पीड होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी, और अलग अलग होगी। भाई यहां पर बैठे पार्टिकल की स्पीड कुछ अलग होगी, यहां वाले पार्टिकल की स्पीड कुछ अलग होगी, इसके अगले वाले की कुछ अलग, इसके पिछले वाले की कुछ अलग, ऐसे ही होगा ना। लेकिन एक स्पीड है जो सेम ही रहेगी, वो है वेव की स्पीड। वेव की स्पीड चेंज नहीं होगी, बात को समझना। ये जो वेव वेलोसिटी है, यानी जिससे वेव आगे जा रही है ना, जिसको v लिखते हैं आप, है ना, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली, वो सेम रहेगी। समझ गए? तो वेव वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। पार्टिकल वेलोसिटी पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करती है। पार्टिकल वेलोसिटी हर पार्टिकल के लिए अलग अलग होती है, समझना इस बात को, है ना। ये वाले पार्टिकल की कुछ और स्पीड होगी, इसके बगल वाले कुछ और, इसके बगल, इस तरीके से हिसाब किताब चलता है। ठीक है जी। तो आइए एक बार हम जरा इक्वेशन लिखते हैं और उससे देखते हैं कि पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालनी है। ठीक है जी, आ जाओ। तो बेटा मुझे थोड़ी सी यादों की बारात आपको देनी पड़ेगी यहां पर, है ना। जैसे कि आपने एसएचएम वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, एसएचएम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, हाँ होता है, और v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी होता है, और a जो होता है वो होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। आ रहा याद? ये सब चीजें मैंने आपको दिखाई थी। इससे ये निकलता था डिफरेंशिएट करके, इससे ये निकलता डिफरेंशिएट करके, है ना। और एक रिलेशन और था v का, है ना, v का रिलेशन x के रिस्पेक्ट में, वो क्या था? वो था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ओमेगा, इस तरीके से। ठीक है जी। तो आपको ध्यान होगा कि जब मैं v लिख रहा हूं, है ना, जब मैं v लिख रहा हूं तो ये कौन सा v है? ये पार्टिकल वाला जो एसएचएम कर रहा है उसका v है। यानी मुझे जब यहां पर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, है ना, मुझे जब यहां पर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसा लिखना पड़ेगा, तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तब मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी। तो बहुत आसान है डिफरेंशिएट करना, बात को समझना। लेकिन बात को समझना, इसको तो डब्बा बंद करके अपन साइड में रख देते हैं, है ना। लेकिन मुझे आपको एक बात और समझानी है। ये तो ठीक है, ये तो यादों की बारात है, ये तो आपको याद होगा, है ना। लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इतना समझना, ये जो y है ना, ये दोनों का फंक्शन है। ये टाइम का भी फंक्शन है, ये x का भी फंक्शन है ना। बेसिकली मुझे आपको ये बताना है कि जब y दोनों का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ बोथ x एंड t, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे सिर्फ टाइम से ही डिवाइड करना पड़ेगा, x से नहीं करना। मुझे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? dy बाय dt करना पड़ेगा। लेकिन जब dy बाय dt करूंगा और ये दोनों का फंक्शन है, तो भाई यहां पर अपने को x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। देखो एक टॉपिक होता है मैथ्स के अंदर पढ़ाया जाता है, उसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैं आराम से समझाता हूं इस चीज को, सुनना जरा ध्यान से। ये आपको पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एक टॉपिक होता है जो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, टॉपिक को कहते हैं पार्शियल। मुझे शायद मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको पहले करवाया हुआ या नहीं करवाया हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन अब आपको सीखना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो आपको पता है यहां पर y जो है वो x और t दोनों का फंक्शन है ना। तो आपको ध्यान है जिस तरीके से अपन प्रोडक्ट रूल लगाते थे, प्रोडक्ट रूल याद है? जब डिफरेंशिएट करते थे तो प्रोडक्ट रूल लगता था, है ना, कि भाई u है तो dv बाय dt, है ना, और फिर v को कांस्टेंट लिया तो du बाय dt। इस तरीके से डिफरेंशिएट करते थे, एक को कांस्टेंट माना, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे कांस्टेंट माना, पहले को डिफरेंशिएट किया। सिमिलर तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन भी लगती है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर बस जो ऑपरेटर आता है वो होता है डेल, डी नहीं होता। मतलब यहां पर ऐसे लिखते हैं डी वाई लिखते हैं ना, जैसे डी वाई, आपको डी वाई नहीं डेल वाई लिखना है, ये सिंबल बनाना है डेल वाई बाय डेल टी, ऐसे लिखना होता है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर ये सिंबल लगाऊंगा, दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, इसे कहते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है। मैथ के अंदर पढ़ाया जाएगा, अगर आपको नहीं पढ़ाया गया तो मैथ वाले सर आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। डिटेल में है, वहां पर भी डिटेल में बात होती है, ठीक है। आप सोचोगे सर ये dy बाय dt की जगह डेल y बाय डेल टी क्यों किया?
क्यों इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ रही है, आप इसको पूरे अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बेटा मुझे सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये दोनों का फंक्शन है, एक्स का भी टी का भी। मैं नहीं चाहता कि एक्स वाला पार्ट डिफरेंशिएट हो, मुझे उससे कोई लाभ नहीं है। क्या बात समझ में आई? एक्स के डिफरेंशिएशन से मुझे एक्स को डिफरेंशिएट करके मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, मुझे सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ताकि मुझे वेलोसिटी मिल पाए। समझ रहे हो ना? तो मैं यहां पर डेल वाई बाय डेल टी करूंगा, जिससे कि मुझे पार्टिकल वेलोसिटी मिलेगी, वीपी। ये है वेव वेलोसिटी, ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है ना पीले रंग की, ये है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है? ओमेगा बाय के होती है। ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बात है यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी की, तो इसको डेल वाई बाय डेल टी करना पड़ेगा। और देख, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे करूंगा? वो डिफरेंशिएशन का तरीका सेम है, कोई अलग नहीं है, डिफरेंशिएशन सेम तरीके से होती है। देखो क्या करना है, ए ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस, है ना, और कॉस थीटा पूरा लिखते हैं पहले, एक बार तो पूरा लिख दिया, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बढ़िया। अब हम चेन रूल से अंदर घुसेंगे और अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताओ कैसे होगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें कांस्टेंट आपने किसको लिया है? के एक्स को, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ओमेगा टी तो होगा। ओमेगा टी होगा तो क्या बचेगा? ओमेगा बचेगा सिर्फ, क्योंकि डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, है ना। और माइनस में ये बता, के तो पहले से ही कांस्टेंट है, 2 पाई बाय लैम्डा, ये तो कांस्टेंट पहले से ही है, और एक्स भी कांस्टेंट मान लेना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन की कहानी यही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की कहानी ही यही है कि आपने जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको बेशक बिंदास करो, लेकिन दूसरे को कांस्टेंट मान के करना है। तो दूसरे को क्या माना? कांस्टेंट माना। यहां पर एक्स को अपन ने कांस्टेंट माना है, इसलिए ये पूरा मामला जीरो हो गया। समझ रहे हो ना? के भी जीरो, के भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है तो जीरो आएगा डिफरेंशिएशन उनका, ठीक है ना। तो डी बाई डी 1 आ गया, ओमेगा निकल के बाहर आ गया। ये क्या बन गया बेटा? देख जरा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा जरा थोड़ा थोड़ा एसएचएम जैसा लग रहा है ये, देखो जरा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, एकदम सेम है भाई। है तो एसएचएम ही, अलग कैसे हो सकता है? है तो एसएचएम ही ना, अलग कैसे होगा? वही चीज है, एक ही चीज है। वीपी आ गया, वेलोसिटी आ गई, पार्टिकल वेलोसिटी आ गई जी, पार्टिकल वेलोसिटी आ गई जी, अलग कैसे हो सकती है तो एसएचएम ही। तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई, ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन। बोलो जी, बोलो जी। और मैं आपको बताऊं, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? देख, वीपी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर वाई के टर्म्स में हो रहा है ना एसएचएम, एक्स क्यों था? क्योंकि एक्स के टर्म्स में एसएचएम होता था। याद है वो ब्लॉक और स्प्रिंग मॉडल, स्प्रिंग और ब्लॉक का मोशन देखते थे, एसएचएम देखते थे। यहां पर वाई के रिस्पेक्ट तो वाई लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा। समझ गए ना? फॉर्मूले सारे ओके लेवल है एकदम, फॉर्मूला में कोई दिक्कत तो नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इसके अंदर एक वीपी मैक्स होता है, वो और देख लो आप कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी जा सकती है। हाँ जी, तो बताएं पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी जा सकती है? इधर देखो, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। क्या आ गया? ओमेगा ए आ गया। वो भी मैक्सिमम यही था, ओमेगा ए। याद है आपको? पार्टिकल के एसएचएम की जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो भी ओमेगा ए थी, तो ये भी तो एसएचएम ही है, ये भी तो एसएचएम ही है, ओमेगा ही आएगा ये भी। समझ गए क्या? क्या ये सब बातें ध्यान में रहेंगी? जो कुछ भी स्लाइड पर लिखा हुआ है क्या वो सब ध्यान में रहेगा आपके? है ना, है ना। ये डेल ऑपरेटर होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है कि आपने एक को कांस्टेंट मानना है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको आप वेरिएबल मानो और उड़ा दो, है ना, उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। ठीक, बढ़िया एकदम। चले आ जाओ, चलो जी, सवाल आ गया सामने, ट्राई करो। जेई मेन का सवाल है भाई, 2012 का। आ जाओ। कह रहा है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 3 साइन, y इज इक्वल टू 3 साइन के बाद है π/2, फिर है 50t माइनस x। एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है, तो घबराना नहीं इसको देख के कि सर ये क्या है, ये तो सर समझ में नहीं आया। वेयर x एंड y आर इन मीटर्स टी इन सेकेंड्स, ठीक है, सब कुछ ऐसा यूनिट में। रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी क्या होगा? कह रहा है पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी यानी वीपी मैक्स
का रेशियो वेव वेलोसिटी के साथ कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। कुछ समझ में आया क्या पूछ रहा है? वीपी मैक्स डिवाइड बाय वीडब्ल्यू का रेशियो क्या होगा? वीपी मैक्स क्या होता है? ओमेगा ए। वी वेव क्या, वेव की वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा बाय के। हाँ है ना, बोलो। सही बात है सर। ओमेगा से ओमेगा उड़ गया, के ऊपर चला गया, ये आ गया के ए। सही है। अब मुझे बताओ इसमें के कहां है और ए कहां है? उठा के यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा, खत्म। आया कि नहीं आया समझ में? अरे वीपी मैक्स देखा था ना अभी पीछे, वीपी मैक्स क्या है? ओमेगा ए है। उसका रेशियो निकालना है वी डब्ल्यू के साथ। वी डब्ल्यू क्या है? ओमेगा बाय के है। वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाय के होती है। ओमेगा से ओमेगा उड़ गया, के चला गया ऊपर, के ए आ गया। क्या देख रहा है यहां पगले? अभी तो करवाया है, ओमेगा ए डाला और ओमेगा बाय के डाला, खत्म। सही है। तो के इंटू ए करना है आपको। कैसे करेंगे देखो, घबराने का नहीं। पाई बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 साइन 50 पाई बाय 2 टी माइनस पाई बाय 2 एक्स। फटाफट से बता मुझे कि एक्स कौन है? सर ये के एक्स है, ये रखे, दिख रहा है? दिख रहा है। y इज इक्वल टू ए साइन, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स। देख ये के है, ये के है पाई बाय 2। दिखा? हो गया खत्म खत्म खत्म। के की जगह पर क्या रखेगा? पाई बाय 2। और ए फॉर एम्पलीट्यूड वो कितना है? वो 3 है, वो 3 है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया बेटा? 3 पाई बाय 2 इज द आंसर। 3 पाई बाय 2 इज द आंसर। खत्म। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? 3 पाई बाय 2। चले आगे, क्लियर है? ले एक और सवाल कर, कर ट्राई कर, कर बेटा, शाबाश। देख, कह रहा है ट्रांसवर्स वेव है जो ऐसे लिखी जाती है, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाए ब्रैकेट एफ टी माइनस एक्स बाय लेमडा। जैसी भी लिखी हो कोई दिक्कत नहीं भाई, देख लेंगे इसको, देख लेंगे, हम और आप यही हैं, मिलके देखेंगे इसको, टेंशन ना लो। कह रहा है द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, ऐसा बोल रखा है इसने। ऐसी इसने कंडीशन दे रखी है कि भाई जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, कह रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यानी वीपी मैक्स, सॉरी वीपी मैक्स जो है, कह रहा है वो 4 गुना है वेव वेलोसिटी के, यानी वीडब्ल्यू के। सही है। वीपी मैक्स कितना था? ओमेगा ए रख दो, इज इक्वल टू 4 टाइम्स वीडब्ल्यू कितना है? ओमेगा बाय के। एकदम बढ़िया, कोनो समस्या नहीं। ओमेगा से ओमेगा गया, के ए बराबर आ गया 4। सही है, बढ़िया। अब हाँ, कह रहा लेमडा कितना होगा? लेमडा की वो है ये फॉर्मूला, है ना। एक काम करो, क्या के को लिख सकते हैं 2 पाई बाय लेमडा? हाँ लिख सकते हैं। के की जगह पर आप 2 पाई बाय लेमडा रखो, ए इज इक्वल टू 4, है ना। लेमडा ऊपर भेज, 4 को नीचे लेके आ, देख जरा, लेमडा ऊपर 4 नीचे। लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई बाय 4 इंटू में ए। बेटा जो ए है ना वो वाई नॉट है, यहां पे चेक कर ले। जो एम्पलीट्यूड है वो इस इक्वेशन में देख, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ऐसे लिखते हैं ना भाई, है ना। तो ये क्या है? ये वाई नॉट है, तो इससे कट गया, ये आ गया पाई बाय 2 और ए की जगह पर वाई नॉट, तो लेमडा आ गया पाई बाय 2 वाई नॉट, पाई बाय 2 वाई नॉट। बी ऑप्शन सही है ना। लेमडा बराबर पाई बाय 2 वाई नॉट, लेमडा बराबर पाई बाय 2 वाई नॉट। बोलो जी, कोई दिक्कत? चल आगे बढ़े। हाँ जी, पार्टिकल की वेलोसिटी पी की वेलोसिटी कैसे निकलेगी? सवाल है ये, सवाल बन के आया हुआ है, पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकलेगी। देखो, ये सवाल करने से पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, ऐसे सवाल होंगे ही नहीं बिना स्लोप निकाले। स्लोप कौन सा निकालना है मैं आपको बताता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है ना, बेसिकली जो ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, इसमें y जो है वो दोनों का फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन ऑफ
एफ का मतलब फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी बोथ, है ना। अब आपने टी के रिस्पेक्ट में तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके देख लिया, है ना। मैं दिखा देता हूं क्या देखा था, मैं दिखा देता हूं एक बार फिर से करके इसको। आपने डेल वाई बाय डेल टी तो कर लिया था, है ना, जिससे आपने वीपी निकाल ली थी, पार्टिकल वेलोसिटी आपने निकाल ली थी डेल वाई बाय डेल टी करके। और क्या निकाला था आपने, निकाला ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही निकाला था। आर यू श्योर, आर यू 110% श्योर, यही निकाला था? यस सर, यही निकाला था। इसको डब्बा बंद, ठीक है। अच्छा, अब बारी है बेटा, क्योंकि आपने इसको t के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर दिया है x को कांस्टेंट मान के, अब बारी है कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो t को कांस्टेंट मान के। इधर आ जा जरा, इधर आ जा, क्योंकि तुझे स्लोप निकालना है। ध्यान से सुनियो, क्योंकि तुझे स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब m निकालना है, और m होता है बेटा dy बाय dx, होता है कि नहीं होता? अब यहां पे dy बाय dx तो कर नहीं सकते क्योंकि ये दोनों का फंक्शन है, तो हमें यहां पे करना पड़ेगा डेल वाई बाय डेल एक्स, समझ रहा है? तो m इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एक्स कैसे लिखेंगे बता? कर इसको डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में कर, इस बार t को कांस्टेंट मान ले, मान ले मान ले मान ले, t को कांस्टेंट मान ले। क्या लिखेगा बता? हम लिखेंगे a साइन ओमेगा, है ना, तो कॉस, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक बार तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको, हाँ सर सही बात है। फिर उसके बाद इसके अंदर घुसेंगे, उसके बाद इसके अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे तो ओमेगा टी कांस्टेंट है, ओमेगा टी तो कांस्टेंट है, ओमेगा टी कांस्टेंट है तो भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस सिर्फ के रह जाएगा, एक्स भी डिफरेंशिएट होके 1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा के और dx बाई dx। सही है कि नहीं? लिख ले एक बार जरा इसको, माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोल भाई, स्लोप आ गया? स्लोप आ गया? हाँ आ गया। अच्छा, एक बात देख जरा, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो, ये जो वीपी है, वीपी, क्या मैं स्लोप से किसी तरीके से वीपी बना सकता हूं क्या? सोच सोच सोच, आराम से सोच। बना सकता हूं, देख कैसे। मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड करूंगा इसको, देख क्या करता हूं। m इज इक्वल टू माइनस के बाय ओमेगा और ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या लिख सकता हूं ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देख, ये जो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, क्या इसकी जगह पर मैं वीपी लिख सकता हूं, पार्टिकल वेलोसिटी? हां लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू आ गया, ध्यान से देखियो, एक तो माइनस के बाय ओमेगा है, देख ओमेगा बाय के होता है v, कौन सा v? वेव वाला v, और k बाय ओमेगा होता है 1 बाय v, है ना। ओमेगा बाय के होता है वेव वाला v और k बाय ओमेगा होता है 1 बाय वी डब्ल्यू। ये k बाय ओमेगा है, इसकी जगह पर हम लिख लेंगे माइनस का 1 बाय वी डब्ल्यू, और ब्रैकेट में ये जो कुछ भी लिखा था ना, क्या लिखा था ये? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पूरा का पूरा वीपी है, ये पूरा का पूरा क्या है? वीपी है। बोल हाँ या ना? हाँ सर। वी डब्ल्यू को एम के साथ ले जा, वी वेव चली गई एम के साथ, और देखे क्या आ गया? ये आ गया वीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वी डब्ल्यू। आप सोचोगे सर ये क्या बला निकाल के धर दिया आपने, यो क्या निकाल दिया? मैं कह रहा हूं भाई इसको एक बार बस तू याद कर ले, कोई जरूरत नहीं है ये पूरा देखने की। डेरिवेशन मैंने बेशक से करवाई है क्योंकि किताबों में दी होती है, ये डेरिवेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, डेरिवेशन नॉट इन स्कूल, लेकिन ये सीधा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। दिस यू हैव टू याद, ये आपको याद करना है। कहां यूज होगा? जो फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला है जो अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था उसे सॉल्व करने में काम आएगा। ये मैं बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया क्या किया है हमने? बेटा स्लोप निकाला है, ये हमने स्लोप निकाला है। हमें पता स्लोप होता है, स्लोप होता है dy बाय dx, लेकिन यहां पे dy बाय dx नहीं कर सकते, है ना। यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा? यहां पर अपने को डेल y बाय डेल एक्स करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हमने ओमेगा टी को कांस्टेंट मान लिया, तो ओमेगा टी अपने आप कांस्टेंट होकर 0 हो गया, माइनस के एक्स का माइनस के बाहर आ जाएगा, है ना, माइनस के बाहर आ गया,
और k बाय ओमेगा को हमने 1/vw लिख लिया, बाकी जो बचा हुआ था वो vp है। ठीक है जी, एक बार अपने हाथ से लिख लेना, उसके बाद इसको बस आप याद रखना कि पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है, सुनिएगा, पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो माइनस ऑफ स्लोप मल्टीप्लाई बाय वेव वेलोसिटी होती है। अब इस सवाल को करते हैं, अब यह सवाल आपसे होगा, मैं बताता हूं कैसे होगा। देखो, मुझे सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये चीज आपने देखनी है, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल की वेलोसिटी की यहां पर बात हो रही है, जो कि होती है माइनस ऑफ स्लोप वेव की वेलोसिटी। बेटा मुझे सबसे पहले सिर्फ ये चीज बता दे कि वेव वेलोसिटी जो जा रही है वो किस तरफ जा रही है। वेव वेलोसिटी किस तरफ है सर? वेव वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्स की तरफ, है ना, यानी ये पॉजिटिव लिया जाएगा, है कि नहीं भाई? वेव वेलोसिटी इस तरफ है ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, तो बेसिकली हमारी जो ये वेव वेलोसिटी है, ये जो वेव वेलोसिटी है क्या है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सही है। नेक्स्ट चीज आती है स्लोप, नेक्स्ट चीज आती है स्लोप। आप मुझे बताओ किस पार्टिकल की चर्चा हो रही है? सर इस पार्टिकल की चर्चा हो रही है। मुझे बताओ अगर ये पार्टिकल ऐसे वाले ग्राफ पर है तो क्या इस ग्राफ का स्लोप डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। आओ इसका स्लोप डालते हैं। स्लोप क्या डालते हैं? टेंजेंट बनाते हैं, तो टेंजेंट बना दिया, है ना, और इस लाइन के साथ इसका एंगल देखते हैं, ये एंगल है थीटा, दिख रहा है? ये एंगल है थीटा। देख फिर से दिखाता हूं, इसका टेंजेंट डाला, इसका टेंजेंट डाला, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ ये वाला एंगल देखो। बेटा ये एंगल अक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, ये एंगल अक्यूट है या ऑब्ट्यूस? सर अक्यूट है। अक्यूट है तो tan पॉजिटिव होगा, अक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, यस और नो? यस सर। यानी ये स्लोप कैसा है? स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप तो पॉजिटिव है ना, तो स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, समझ गए? तो VW भी पॉजिटिव है क्योंकि वेव इस तरफ जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाँ हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो VW पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, लेकिन आगे साइन लगा हुआ है माइनस का। तो ओवरऑल बताओ कौन सा साइन आएगा? ओवरऑल कौन सा साइन आएगा? बताओ बताओ। माइनस बाहर है, स्लोप पॉजिटिव है, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है, ओवरऑल कौन सा डोमिनेट करेगा? माइनस साइन ही डोमिनेट करेगा भाई, माइनस साइन ही डोमिनेट करेगा। यानी जो VP है, यानी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो नेगेटिव साइड पर जा रही है। यानी ये जो पार्टिकल है ना, अब ये नीचे जाने वाला है, ये नीचे जा रहा है, ये पार्टिकल नीचे बैठने वाला है। बस इतना ही पता चल पाता है, वैल्यू नहीं पता चला रहे, वैल्यू नहीं पता चला रहे, हम ये पता चला रहे हैं कि पार्टिकल नीचे को गिर रहा है कि ऊपर। भाई देखो ना, हर पार्टिकल SHM कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? ये बताओ, कर रहा होगा। क्या वो आगे जा रहा होगा? नहीं, बस वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहा होगा। तो आपको यह बताना है इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आपको यह बताना है कि वो अब नीचे जा रहा है या अब वो ऊपर जा रहा है। समझ में आया? इस फॉर्मूले से यही पता चल पाता है कि डायरेक्शन क्या है। बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन। इससे डायरेक्शन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल पता चलता है कि पार्टिकल नीचे को गिर रहा है या ऊपर को उठ रहा है। समझ गए? अच्छा, अब ये बताओ, मैं इसी में और सवाल बनाता हूं आपके लिए, ठीक है ना? इसी सेम ग्राफ में और सवाल देखो। मान लो मेरे पास ये Q पॉइंट होता, Q पॉइंट, ठीक है, तो बताइए ये नीचे गिर रहा है कि ऊपर जा रहा है? अब क्या होने वाला है? ये नीचे को जाने वाला कि ऊपर को जाने वाला है? सर हमें कैसे पता चलेगा? इससे, इससे आओ देखो, आओ देखो कैसे पता चलेगा। आप इस पे स्लोप डालो, ऐसे टेंजेंट आएगा, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ, ये एंगल सर ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस का मतलब tan नेगेटिव है, मतलब स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप इज नेगेटिव। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या है? VP इज इक्वल टू माइनस ऑफ M। माइनस फॉर्मूले में इनबिल्ट है, माइनस मैंने अपने मर्जी से नहीं लगाया, माइनस फॉर्मूले में इनबिल्ट है ना, और VW, ठीक है, तो माइनस एक तो पहले से ही है, स्लोप भी माइनस है ना? बोल देखना, ऑब्ट्यूस स्लोप माइनस ही होता है, माइनस का स्लोप है, और वेव वेलोसिटी पॉजिटिव की है ना? बोल, वेव वेलोसिटी इस तरफ को जा रही है ना, वेलोसिटी इस तरफ है वेव की, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। माइनस माइनस प्लस होता है, ओवरऑल प्लस डोमिनेट करेगा, प्लस डोमिनेट करेगा, तो मतलब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ऐसे करते हैं। समझ में आया? बोलो बेटा, समझ में आया? ये पार्टिकल नीचे गिर रहा होगा, ये पार्टिकल अब ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इधर आ जाओ,
और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। इधर वाले पार्टिकल का क्या हाल है जरा बताओ। पी क्यू आर, आर नाम का पार्टिकल है ये, आर नाम का। मेरा नाम मत डुबाना, मेरा नाम भी आर सही है। बताइए बताइए बताइए, ये तो क्यू की कहानी थी, अब कर रहे हैं आर की बात। बताइए ये पार्टिकल नीचे गिर रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा? मतलब इसने अभी और नीचे जाना है या अब ये मीन की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम की तरफ जाएगा या मीन की तरफ जाएगा, ये निकालना है आपने। कैसे करेंगे? फिर से वही, Vp इज इक्वल टू माइनस एम इंटू VW। VW तो पॉजिटिव है, हाँ। स्लोप की बात कर लो, बस स्लोप की बात देख लो कैसा है। स्लोप देखो, हम डालेंगे ऐसे टेंजेंट, ये हॉरिजॉन्टल, हाँ। एंगल ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब स्लोप नेगेटिव, हाँ या ना बोल दे बेटा, अगर समझ में आ गया तो। माइनस माइनस प्लस, यानी सब कुछ ओवरऑल प्लस। ओवरऑल प्लस तो मतलब, बोल दो भाई, ओवरऑल प्लस तो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये पार्टिकल भी ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा होगा, मीन की तरफ जा रहा है यानी ये पार्टिकल, हाँ या ना। और इधर आ जाओ जरा, पी क्यू आर एस, ये एस पार्टिकल है, ऐसे स्लोप डाला, हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, थीटा ये रहा। क्या ये tan पॉजिटिव है? जी बिल्कुल, अक्यूट एंगल है, पॉजिटिव है। अक्यूट एंगल है, पॉजिटिव है, तो फिर एस की बात करते हैं हम, Vp माइनस ऑफ एम VW, माइनस है एम पॉजिटिव है, VW भी पॉजिटिव है, ओवरऑल साइन नेगेटिव का, यानी ये पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, ये पार्टिकल नीचे को जा रहा होगा। आया के नहीं आया? आया के नहीं आया समझ में? क्लियर है? इजी था? बहुत इजी है भाई, बहुत आसान है भाई। ये आपका होमवर्क है। आप मुझे बताओगे ये वीपी वाला, ये जो पी पार्टिकल, नहीं पी पार्टिकल कहां है? यहां है। ये वीपी पार्टिकल जो है ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव? कमेंट सेक्शन में आपके आंसर होने चाहिए, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसीलिए आपका होमवर्क है ये। सिमिलर सवाल, होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे इसको लाइव क्लास में। आओ जी, छोटा सा टॉपिक और देखो, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस। बड़ा प्यारा टॉपिक है, छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। देखो बेटा, फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई या कभी कभी सिर्फ फाई से भी लिख दिया जाता है। और पाथ डिफरेंस आपने ये नई चीज अभी पढ़ी है, अभी पढ़ी भी नहीं है, अभी पढ़ोगे। ये तो आपने पहले पढ़ा है कि फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज का डिफरेंस कैसे देखते हैं, है ना। पाथ डिफरेंस आप पहली बार देख रहे हो। पाथ डिफरेंस होता है बेटा डेल्टा एक्स, या सिर्फ एक्स से भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब ये वो वाला एक्स नहीं है जो अभी तक देखा था आपने कि भाई पार्टिकल कितना आगे है, ना 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 ना, वो वाला एक्स नहीं है ये कुछ और है, ये कुछ और है। बताऊंगा अभी क्या है। इसको पाथ डिफरेंस कहते हैं। डेल्टा एक्स या एक्स से लिखते हैं इसको, डेल्टा फाई या फाई, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। बेटा मैं एक वेव बनाता हूं यहां पर आपके लिए, और 5 पॉइंट इस पे हाईलाइट करता हूं, ठीक है। 5 पॉइंट, ए बी सी डी और ई, ठीक है। सबके फेज एंगल लिख देता हूं, 0, π/2, पाई, और ये होगा 3π/2, है ना, और ये होगा 2π। सही है, ऐसे ही लिखे जाते हैं फेज, बिल्कुल, ठीक है। आप मुझे बताओ सबसे पहले तो ये बताओ कि अभी 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 पहले सिर्फ फेज डिफरेंस देखते हैं, पार्ट डिफरेंस बाद में देखेंगे। मुझे सिर्फ फेज डिफरेंस बताओ आप। हाँ जी, मुझे बताइए फेज डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन ए एंड ई, जल्दी से, बिटवीन ए एंड ई बताइए जल्दी से। फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई। भाई कुछ नहीं करना, ई पर देखो कितना एंगल है सर, 2π। ए पर देखो कितना एंगल है सर, 0। 2π माइनस 0, आंसर इज 2π। 2π का फेज डिफरेंस है। इधर आ, यहां देख, मुझे फेज डिफरेंस बताओ बिटवीन ए एंड सी, जल्दी से, फटाफट मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो जल्दी से। ए और सी के बीच में, सर सी पे है पाई
और ए पे है 0, पाई माइनस 0, पाई का फेज डिफरेंस है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुझे बताइए बी और सी के बीच में फेज डिफरेंस, जल्दी से। बी और सी। सर सी पे पाई है और बी पे पाई बाय 2 है। कितना आ गया? पाई बाय 2 आ गया। तो ये है फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, लास्ट एक और देख लो आप। मुझे डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में बताएंगे। होमवर्क है आपका, होमवर्क है आपका। ठीक है, डी और ई के बीच में फेज का डिफरेंस बताना है आपने। ठीक, अब पाथ डिफरेंस। अब बारी आती है पाथ डिफरेंस की। देख बेटा, पाथ डिफरेंस कैसे देखते हैं? बहुत इजी है, बहुत इजी। देख, तुझे ये पता है कि वेव यहां से स्टार्ट हुई और यहां खत्म हुई। ठीक है, तो जब स्टार्ट ये 0 से हुई है, खत्म ये ई पर, ए से ई पर हुई है, तो आप इस लेंथ को क्या बोलते हो? सर हम इस लेंथ को बोलते हैं लेमडा, है ना? हम इस लेंथ को क्या बोलते हैं? लेमडा। तो पाथ डिफरेंस ई और ए के बीच में क्या हो गया? लेमडा। बहुत आसान, बहुत आसान। मतलब जितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वही पाथ डिफरेंस होता है। जितना डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में वही पाथ डिफरेंस होता है भाई। ए और ई के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा का है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूं। देख, यूनिटरी मेथड आता है वो तो आता ही है, वो तो तुम सब जगह लगाने में माहिर हो। आओ फिर यहां लगा के दिखाओ मुझे, यहां लगा के दिखाओ। आप एक बात बताइए, जब 2 पाई का एंगल होता है तो लेमडा पाथ डिफरेंस होता है। समझ गए ना भाई? 0 से लेके 2 पाई का फेज डिफरेंस है तो लेमडा पाथ डिफरेंस है। लेमडा इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। समझ गए? जब 2 पाई का होता है, जब 2 पाई में लेमडा है तो 1 में कितना है? 1 में होगा सर लेमडा बाय 2 पाई, है ना? है ना? लेमडा बाय 2 पाई। जब 1 में लेमडा बाय 2 पाई है तो फिर डेल्टा फाई में कितना होगा? भाई डेल्टा फाई कोई भी एंगल हो सकता है, तो डेल्टा फाई में कितना होगा? सर इसको डेल्टा फाई से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। बस यही होता है डेल्टा एक्स, इसी को कहते हैं डेल्टा एक्स। यही है पाथ डिफरेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला। ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस यही है। कोई आपसे पूछे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, तो वो है लेमडा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। दिस इज पाथ डिफरेंस, दिस इज फेज डिफरेंस। समझ गए? ये पाथ डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है। लेमडा बाय 2 पाई का मल्टीपल है दोनों के बीच में। ठीक है, यूनिटरी मेथड से इसको निकाला गया और कोई नया फॉर्मूला नहीं है। फिर से समझा देता हूं बेटा, 2 पाई का जब फेज डिफरेंस होता है तो वो लेमडा डिस्टेंस के बराबर होता है। देखो आप खुद देखो, 0 से लेके 2 पाई किसके बराबर है? लेमडा के। हाँ, जब 2 पाई लेमडा के इक्वलेंट है तो 1 लेमडा बाय 2 पाई है। भाई 2 पाई नहीं चला गया। हाँ, तो 1 को आप डेल्टा फाई लिख सकते हो, डेल्टा फाई इंटू 1, तो वहां भी डेल्टा फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई डेल्टा फाई के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई हो जाएगा इंटू लेमडा बाय 2 पाई। अब ये क्या निकल के आया? ये पाथ डिफरेंस ही तो है। अरे ये क्या है? ये लेमडा क्या है? पाथ डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस है ना। 1 के लिए ये पाथ का डिफरेंस है और डेल्टा फाई के लिए ये पाथ का डिफरेंस हुआ। ये पाथ डिफरेंस ही लिखे जा रहे हैं। 2 पाई के लिए ये पाथ डिफरेंस है, 1 के लिए ये पाथ डिफरेंस है और डेल्टा फाई के लिए ये पाथ डिफरेंस है। ये सब पाथ डिफरेंस लिखे जा रहे हैं राइट हैंड साइड पर। समझो बात को? ठीक है जी, तो ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला निकल करके आया। ठीक है, क्लियर बात? आ जाओ फिर जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करते हैं भाई। कि हमने डेल्टा फाई तो लिख लिया, अब डेल्टा एक्स भी बता दो, है ना। अभी तक तो हमने फेज डिफरेंस निकाला था, पाथ डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। हाँ जी, इसके लिए आप ये फॉर्मूला ना लगाएं, आप ग्राफ से करेंगे इसको। इतना इंटेलेक्ट डेवलप करो कि आप इसको ग्राफ से कर पाओ, आपको जरूरत ना पड़े फॉर्मूला लगाने की। आओ देखो कैसे करेंगे, मैं दिखाता हूं। ए और ई के बीच फेज डिफरेंस है 2 पाई, पाथ डिफरेंस है लेमडा। तो कोई आपसे पूछे कि पाथ डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे लेमडा है। समझ गए? दूसरे वाले पे आ जाओ, ए और सी। ए ये रहा, सी ये रहा। मुझे बता
जब ए से लेके ई तक पूरा वेवलेंथ है तो ए से लेके सी तक क्या होगा, आधा वेवलेंथ होगा। हाँ या ना तो बोल दे, हाँ या ना तो बोल दे। देख यहां से लेके यहां तक पूरी वेवलेंथ है तो यहां से लेके यहां तक क्या होगी, आधी वेवलेंथ होगी बेटा, ये है λ/2। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। अच्छा बी से लेके सी तक क्या है, बोलो। अरे पूरा लेमडा है, आधा कर दिया तो λ/2 हो गया, उसका भी आधा कर दो ना, λ/4 हो गया भाई, λ/4 हो गया भाई। समझ गए कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी आप चाहें तो जिस भी दिन मन करे ये फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, जिस भी दिन आपका मन करे ये फॉर्मूला लगा के देख सकते हो आप, ठीक है। फेज डिफरेंस रखना, पार्ट डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। और डी और ई का क्या होगा ये आपको होमवर्क में करना है, दोनों का ही है ना। फेज डिफरेंस भी बताना, पाथ डिफरेंस भी बताना। मैंने दोनों क्लियर कर दिए, दोनों क्लियर कर दिए। और एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, ये जो फॉर्मूला आपने अभी अभी देखा ना, ये 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 12th। चैप्टर बता देता हूं, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर आएगा, वेव ऑप्टिक्स दूसरी बुक में, ठीक है ना। वहां पर ये फॉर्मूला आपको कई जगह लगाना पड़ेगा। तंग करता है फॉर्मूला, याद नहीं होता बच्चों को, पता नहीं होता बच्चों को। मैं 12वीं में गया था, सर ने ये बोर्ड पे लिख दिया, मैं यूं बैठा हूं, ये कैसे आया सर, बस ये होता है बेटा। अब क्या बोले, ये पूरा थोड़ी ना पढ़ाएंगे सब कुछ A to Z, है ना। 15 मिनट लग जाते हैं पढ़ाने में, और इतना 50 बच्चा बैठा है क्लास के अंदर, तो कैसे करवा दे। तब भी मैं आपको यादों की बारात करवाता हूं, और 12वीं वालों को भी करवाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चों को नहीं आती चीजें, मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनको चीजें नहीं आती, तो उनको यादों की बारात देनी पड़ती है। अभी परिश्रम रिलोडेड की क्लास में अभी इसके बाद रिकॉर्ड करूंगा, अभी आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसके बाद परिश्रम रिलोडेड की क्लास रिकॉर्ड होगी, है ना। तो उसमें मैं यादों की बारात देता ही रहता हूं, क्योंकि 11th क्लास की जरूरत पड़ती ही रहती है उनको, आपको भी पड़ेगी 12th में 11th की जरूरत, तो इसलिए 11th को अच्छे से पढ़ो। आगे बढ़ते हैं, 1996 का सवाल है, एक बार ट्राई करके देखिए आप। चलिए मैं करता हूं। कह रहा दो साउंड वेव है, उनमें फेज का डिफरेंस है 60 डिग्री का, तो पाथ का डिफरेंस कितना होगा। सबसे पहले तो बेटा डिग्री के अंदर दिया हुआ हो तो यह एक अच्छी सूचना नहीं है, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारा कुछ पाई बाय पाई बाय पाई बाय में लेना पड़ेगा, समझ गए ना। तो 60 डिग्री होता है बेटा π/3, अगर आपको ध्यान हो तो। रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन मैंने आपको सिखा रखा है ना। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 60 डिग्री π/3 रेडियन होगा, ठीक है, π/3 रेडियन होगा। तो आपको पाथ डिफरेंस निकालना है। अब आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि अब एंगल ही ऐसा आ गया है, अब एंगल ही ऐसा आ गया, क्या करोगे। यही फॉर्मूला था, यूज करो, λ/2 पाई, डेल्टा फाई की जगह पर π/3, पाई से पाई उड़ गया तो λ/3 दूनी 6, λ/6। ए ऑप्शन सही है। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, समझ में आया। नेक्स्ट पे आ जाओ, करिए। 1990 का सवाल है, 1990 का। चलो एक काम करते हैं, इसको होमवर्क में करते हैं, ठीक है। ट्राई करना घर के अंदर इस सवाल को, ठीक है जी। वेव्स इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, फॉर्मूला क्या होता है। देखो फिलहाल आपको जो चीज जाननी है वो सिर्फ स्पीड के बारे में जानना है, बाकी सब चीजें नहीं जाननी, ठीक है ना। बाकी सब चीजें जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यह जानना है कि भाई मान लो एक अंबुजा सीमेंट की दीवार से मैंने एक धागा कनेक्ट कर दिया, स्ट्रिंग है ना, और उस स्ट्रिंग को पकड़ के मैं वेव जनरेट करवा रहा हूं, है ना, वेव जनरेट करवा रहा हूं उसके अंदर, इस तरीके से पल्स जनरेट करा रहा हूं अगर उसके अंदर, है ना। तो ये पल्स जो है वो कितनी स्पीड से जाएगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो ये वेव की स्पीड आपको निकालनी है। अब आप बोलोगे सर वेव की स्पीड तो अपने को पता है, वो तो ω/k है भाई, वो जनरल स्पीड है, समझ गए, ये जनरल स्पीड है वेव की, जनरल स्पीड ऑफ वेव है ये, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए स्पेशली डिराइव करी जाती है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है आपके, डिराइव करी जाती है। और स्ट्रिंग के केस में जो वेलोसिटी निकाली जाती है वो होती है √T/μ, याद कर लेना भाई, ठीक है। फॉर्मूला है T/μ। मैं आपको बताता हूं T क्या है और म्यू क्या है, देखते जाओ सुनते जाओ, ठीक है जी, देखते जाओ सुनते जाओ। T क्या है, म्यू क्या है। T इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, माने फोर्स, तनाव कितना है स्ट्रिंग के अंदर, जितना ज्यादा तनाव होगा,
जितनी ज्यादा खिंची हुई स्ट्रिंग होगी, आप खुद सोचो, एक नाड़ा है उसको आपने ढीला पकड़ रखा है, ढीला, और आप उसमें वेव जनरेट कराना चाह रहे हो, क्या वेव ढंग से जनरेट हो पाएगी? आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, वेव मर जाएगी, वेव आधे रास्ते में मर जाएगी। आप कस के तना के रखो, एकदम एकदम तना के रखो उसको, और उसके बाद जनरेट करो, भर्र से जाएगी बिल्कुल तेजी से। करके देखना आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे, है ना, डू इट योरसेल्फ वाला एक्सपेरिमेंट है। तो नाड़ा निकाल लेना पापा के पजामे का, हाँ, पहना हुआ ना हो, टंगा हुआ हो, और वो भी बता देना बेटा, कहीं टंगा हुआ पहने वो देखे नाड़ा ही ना है ना, ठीक है, तो ऐसा भी ना हो। तो टेंशन खींच के रखना एकदम से, नाड़े में एकदम खींच के रखना, और उसके बाद जनरेट करना। आप देखना स्पीड तेज होगी वेव की। तो वेव की जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंशन इन द स्ट्रिंग के। ये जो म्यू है बेटा, ये होता है मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं इसको, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। आप इसको ऐसे समझो कि जो नाड़ा लिया आपने या जो स्ट्रिंग ली वो मोटी ली, ज्यादा मास वाली स्ट्रिंग है वो, जिससे वो बैटलिंग रोप्स नहीं होती है ना, बाइसेप्स जिससे बनाते हैं ऐसे जिम में, दर 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 दर, है ना, बैटलिंग रोप बोलते हैं उसको। वो बड़ी मोटी मोटी होती है, बड़ी डेंस होती है वो, तो उसकी डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो स्पीड आप कम जनरेट करवा पाओगे, आप स्पीड उसमें कम जनरेट कराओगे। अगर मोटी मोटी रस्सी है, लीनियर मास डेंसिटी उसकी ज्यादा है, तो उसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा जनरेट ना करवा पाओगे भाई, कम ही हो पाएगी। तो वी क्या, अंडर रूट टी बाय म्यू, टेंशन अपॉन में लीनियर मास डेंसिटी। समझ गए? बढ़िया से समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा अपने लायक बना लेता हूं, है ना, क्योंकि टेंशन एक टाइप की फोर्स ही है, तो इसको फोर्स ही लिख लेते हैं अपन। टेंशन एक फोर्स ही तो होती है ना, इसको आप फोर्स लिख सकते हो। वो तो इसका समझाने का तरीका था कि भाई ऊपर टेंशन है, नीचे लीनियर मास डेंसिटी है। इसको फॉर्मूले में तब्दील हम करेंगे कुछ इस प्रकार। लीनियर मास डेंसिटी होती है मास अपॉन में लेंथ, मास अपॉन में लेंथ, ये लेंथ जाएगी ऊपर, ये बन जाएगा अंडर रूट एफ एल बाय एम। समझ गए ना, मास अपॉन में लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी होता है बेटा मास ओवर लेंथ, मास ओवर लेंथ, एम ओवर एल। ठीक है जी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो एम बाय एल, एल चला गया ऊपर, एफ एल बाय एम आ गया। ठीक है ना, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा एक तरीके से और भी समझा जाता है ना, इधर ही समझा दूं, चलो एक पेज और ले लेता हूं। बेटा मान ले ये रस्सी को जूम करके देखें, है ना, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग बंधी हुई है ऐसे, है ना, ये जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, इसको आपने जूम करके देखा, यहां पर हमने जूम मारा, क्या मारा, जूम मारा। जूम मारा तो ये कोई मोटाई दिखेगी इसकी, आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, मोटाई दिखेगी, हाँ मोटाई दिखेगी, लंबाई एल होगी, है ना, और ये होगी इसकी मोटाई, एरिया, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हाँ की ना, है ना, दीवार के साथ लगी हुई है, ऐसा समझो, है ना, दीवार के साथ ये लगी हुई है, एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू क्या था, एफ एल अपॉन में एम, है ना, अंडर रूट एफ एल अपॉन में एम। ठीक है जी, तो आप इसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, हम यहां पर डेंसिटी ले सकते हैं, है ना, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना। अच्छा, वॉल्यूम क्या लेंगे इसकी, वॉल्यूम इसकी क्या होगी, L इंटू ए, है ना, L इंटू ए। तो एक काम करते हैं, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर देते हैं, है ना। आ जाओ यहां देखो, ये क्या है, एफ एल बाय एम, है ना, ए से किया मल्टीप्लाई, ए से किया डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देख ये L अपॉन L इंटू ए क्या हो गया, L इंटू एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ इज सर वॉल्यूम, और ये M इंटू ए, बेटा ये वॉल्यूम है, मैं इसको VOL लिख देता हूं, वॉल्यूम। ठीक, बढ़िया। इस वॉल्यूम को जरा इसके नीचे ले आ सकता है ना भाई, जो ऊपर गया है वो नीचे भी आ सकता है, जो डिवाइड के डिवाइड से जाके ऊपर जा सकता है वो डिवाइड के डिवाइड में वापस भी आ सकता है, तो इसको वापस ले आ, ये हो जाएगा F अपॉन में M, है ना, अपॉन में वॉल्यूम इंटू में A। ठीक है, और मास अपॉन में वॉल्यूम बेटा डेंसिटी होता है, तो फोर्स अपॉन में डेंसिटी इंटू एरिया, और एरिया की जगह पर आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्या जी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, है ना, जानी मानी चीजें हैं कि नहीं, कोई नई चीज तो नहीं सिखा रहा मैं, है ना, कोई नई चीज तो नहीं सीख रहे आप, है ना, वही चीजें हैं बस, एरिया से मल्टीप्लाई एरिया से डिवाइड तो किया है बस, है ना। तो इसको अंडर रूट तो कर ही दे हम, है ना, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट
तो वेलोसिटी ऐसे भी लिखी जाती है, स्ट्रिंग में वेलोसिटी ऐसे भी लिखी जाती है, ऐसे भी लिखी जाती है। और बस इसमें से और कुछ याद, ये भी कर लेना, एरिया है ना, ठीक है, समझ गए, समझ गए, है ना, ठीक है जी। तो ये सब वेलोसिटी लिखी है और कुछ नहीं है ना, वेलोसिटी ही है ये। ओके अच्छा, हाँ, बच्चे के मन में सवाल आता है सर इसको डिराइव कैसे करते हैं। देखो, एक तो इसकी डेरिवेशन होती है जो कि मैथमेटिकल है, जो कि सिलेबस में आपके नहीं है, उसको तो भूल जाओ, है ना। इसको डेरिवेशन अगर आप करना ही चाहते हो ना, तो इसको करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, आपको याद होगा, वहां पर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले डिराइव करे थे, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन था, ये जाकर के देख लेना, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर एक एप्लीकेशन ये भी थी कि हम लोग फॉर्मूले डिराइव कर पाते हैं, तो उसी से डिराइव करके निकाला गया है ये। तो आपके सिलेबस में ये भी नहीं है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि इसको कैसे निकाला गया है। समझ गए ना। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला टेंशन का, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि ये तो 4C है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मास पर यूनिट लेंथ, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप करके देखोगे तो ये इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल टू के लेफ्ट राइट पर इक्वल आने भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है तो ऐसा होएगा ही होएगा। ठीक है, बढ़िया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1989 का सवाल है, कह रहा है 5.5 मीटर की लेंथ है स्ट्रिंग की, जिसका मास है 0.035, तो मास दिया हुआ है 0.035 kg। ओके, कह रहा है टेंशन जो है स्ट्रिंग में, यानी फोर्स जो है स्ट्रिंग में वो है 77 न्यूटन। ओके, कह रहा है लेंथ जो है वो 5.5 मीटर है। ओके, कह रहा है स्पीड ऑफ द वेव क्या होगी, वेव की स्पीड निकालिए। बेटा जी, वेव की स्पीड होती है टेंशन अपॉन में m अपॉन में l, है कि नहीं। मास पर यूनिट लेंथ नीचे आता है, टेंशन ऊपर आती है, लेंथ को ऊपर भेज दो बेशक आपका मन करे तो, है ना। तो TL अपॉन में m आ गया। अब पुट कर दो सब चीजें, t कितना है 77, लेंथ कितना है 5.5, डिवाइड में मास कितना है 0.035, पॉइंट हटाया 3 जीरो लाया, पॉइंट हटाया 1 जीरो लाया। ठीक, किससे काटेंगे, 7 से काट दो, 7 पंजे 35 और 11, और ये भी 11 और ये 0 0, है ना। अब 11 11 का रूट में से 11 बाहर आ जाएगा, हाँ या ना बोल, और 100 के रूट में से 10 बाहर आ जाएगा, 110 हो गया ये, 110 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। मिल गया, बढ़िया। 1989 का सवाल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही न्यारा। आगे बढ़े, लो जी, ये भी ट्राई करो आप। देखो यार, क्या ही है इसमें, कुछ नहीं है। कह रहा है दो स्ट्रिंग है सेम मटेरियल की, आर स्ट्रेच्ड टू सेम टेंशन, मटेरियल भी सेम है, ठीक है जी, मटेरियल भी सेम है और टेंशन भी सेम है। कह रहा है इफ द रेडियाई आर इन द रेशियो में, रेडियस में ले आया इस बार गड़बड़। कह रहा है रेडियाई R1/R2 जो है वो 1/2 है, रेडियस में चेंज लाया। कह रहा वेव वेलोसिटी की स्पीड का रेशियो बताइए। हाँ जी बेटा, वेव वेलोसिटी अगर मैं v1/v2 ले लूं, है ना, और r वाले टर्म्स में लिखूं तो ऐसे लिखी जाती है, √T बाय, है ना, क्या होती है, T बाय डेंसिटी पाई R1² होल डिवाइड बाय T अपॉन में रो पाई R2²। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, देखो ये वाला रो पाई R² दिख रहा है, टेंशन अपॉन में रो पाई R² अंडर द रूट, ये फॉर्मूला लगाया है। समझ गया क्या क्या लगाया है, काटो फिर, T से T, रो से रो, पाई से पाई, R2² नीचे ऊपर भेज दे, R1² को नीचे ले आ, R2² अपॉन में R1² अंडर द रूट, तो ये R2/R1 ही आ गया, इसका रेसिप्रोकल है यानी कि, है ना, तो ये 2 अपॉन में 1 आ गया, 2:1 इज द आंसर, 2:1 इज द आंसर। बोलो यार, बोलो यार, कोई दिक्कत आ गया समझ में, आसान के मुश्किल, आसान के मुश्किल सर, वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है ना, 1.5 घंटे का लेक्चर बहुत होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउंड वेव को पढ़ेंगे, ठीक है ना, साउंड वेव को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और होमवर्क करेंगे साउंड वेव पढ़ेंगे, ठीक है।
आप लोगों ने भी नोट्स लिख लेने हैं, रिवीजन कर लेना है और बेटा जी होमवर्क कर लेना है। जो क्लास के अंदर आज मैंने काफी सारे सवाल आपको होमवर्क में दिए, निपटा लेना। ठीक है जी, मिलते हैं हम लोग कल लाइव क्लास के अंदर। साउंड पढ़ेंगे, साउंड का जो थोड़ा बहुत भी पार्ट अब बचा हुआ है वो अपन पढ़ेंगे। और आज के लेवल पर इतना ही बहुत है। मिलते हैं कल की क्लास में, लाइव क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।